हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत की मिसाइल डिप्लोमेसी का खाड़ी में ढंका। यूएई को ब्रह्मोस मिलने से सऊदी की कैसी धारणा बदल गई भारत को लेकर दोस्तों, और कैसे सऊदी के द्वारा भारत की तारीफ करता देख अब पाकिस्तान भी भारत के सामने झुकता दिखाई दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के राजदूत ने मोदी जी की तारीफ कर दी है। दोस्तों, किसने कहा कि हम मोदी से हाथ मिलाने के लिए तरस रहे हैं, वो अब भी फोन नहीं उठाते। हमारा पाकिस्तान का कैसा छल का दर्द। तो वहीं दोस्तों आपको बताएंगे मोदी जी की मेलबर्न रैली पर भड़का ऑस्ट्रेलियाई मीडिया एंथनी अल्बनीज को घेरा। अल्बनीज पर लगा दिए गंभीर आरोप, भारतीयों के वोट के लिए प्रचार था, ना कि ये जेन्युइन रैली थी। बताएंगे क्या है इसके मायने। इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी जी के न्यूजीलैंड दौरे पर भी फिर उठा प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला विवाद। पहली बार सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार ने कसा तंज। न्यूजीलैंड में पूछा सवाल तो इस बार क्या मिला जवाब, बताएंगे। पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, सेम सवाल दूसरी बार दोस्तों अब न्यूजीलैंड में पूछा गया है। बताएंगे क्या मिला इस बार इस पत्रकार को जवाब। तो वहीं पीओके के नेता ने पाकिस्तानी मीडिया पर हमला बोलते हुए कह दिया हीरा मंडी की नाजायज औलादें। क्यों कहा ऐसा दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे अब ईरानी सुप्रीम लीडर किसी भी कीमत पर अपने पिता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला लेकर ही रहेंगे। जिसके बाद ट्रंप ने हैरान होते हुए कहा कि हमने ईरान पर 1000 से भी ज्यादा मिसाइलें तान रखी हैं, अगर मुझे मारने का प्रयास भी किया तो तुमको तबाह कर देंगे। बताएंगे दोस्तों कैसे फिर एक बार इन दोनों देशों के बीच झड़प बढ़ती जा रही है। दोस्तों, क्या फिर से इनके बीच युद्ध से दुनिया पर पड़ेगा असर, या फिर भारत ने अब इसका काट निकाल लिया है समय रहते। सबसे पहले आपको बताएंगे, साथ ही एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट खबर आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते कि भारत अपनी विदेश नीति से ऐसे ही दुनिया को जीतेगी और आने वाले समय में भारत 100% आत्मनिर्भर हो जाएगा और ऐसे ही दुनिया भारत के हथियारों को खरीदेगी, भारत अब आयात करने वाला नहीं बल्कि मैक्सिमम निर्यात करने वाला देश बनने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर की, जहां भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संभावित ब्रह्मोस मिसाइल डील को लेकर सऊदी अरब में काफी चर्चा की जा रही है। सऊदी अरब के डिफेंस एनालिस्ट काफी करीब से इस सौदे पर नजर रख रहे हैं। हालांकि अभी तक ना तो भारत और ना ही यूएई ने इस डील को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहा है, लेकिन सऊदी अरब के डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर संयुक्त अरब अमीरात भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदता है तो खाड़ी देशों की सुरक्षा और मजबूत होगी। दोस्तों, हालांकि सऊदी अरब ने भी सार्वजनिक तौर पर इस संभावित डील को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन खाड़ी देशों के रक्षा विश्लेषक और रणनीतिक मामलों के जानकार आमतौर पर इस संभावना को रणनीतिक स्वायत्तता, रक्षा आधुनिकीकरण और सामूहिक खाड़ी सुरक्षा के व्यापक नजरिए से देख रहे हैं। उनका मानना है कि यूएई का ब्रह्मोस मिसाइल सौदा सऊदी अरब के खिलाफ नहीं है और न रियाद को इससे चिंतित होने की कोई आवश्यकता है। सऊदी अरब के डिफेंस एक्सपर्ट जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कई बातें महत्वपूर्ण है। एक बात ये कि खाड़ी के देश अपने अपने रक्षा संबंध में विविधता ला रहे हैं और किसी एक देश पर निर्भरता कम कर रहे हैं। उनका मानना है कि हालिया क्षेत्रीय संघर्षों, खासकर ईरान और ईरान के प्रॉक्सी के हमलों, जिनमें ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है, उसने ये साबित कर दिया है कि सिर्फ पश्चिमी सिस्टम पर निर्भर रहने के बजाय और साझेदार बनाने की आवश्यकता है। इसके तहत एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना काफी जरूरी है। दोस्तों, अपने भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सऊदी अरब के एक्सपर्ट यूएई के संभावित ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सौदे को इस संदर्भ में भी देख रहे हैं कि भारत अब एक अत्याधुनिक सैन्य तकनीक वाला देश बन चुका है और वो अब एक सप्लायर की भूमिका में आ चुका है। क्षेत्रीय जानकारों का कहना है कि भारत का रक्षा निर्यात अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के स्थापित सप्लायर्स के अलावा खरीद का एक अतिरिक्त विकल्प देता है। विश्लेषक ये भी बताते हैं कि भारत का बढ़ता रक्षा औद्योगिक आधार और अपने देश में बने सिस्टम के निर्यात की इच्छा ने एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार के तौर पर उसकी विश्वसनीयता को मजबूत किया है। दोस्तों, ऐसे में जैसा माहौल बनाया जा रहा था भारत के दुश्मनों के द्वारा कि अगर यूएई के साथ में ब्रह्मोस को लेकर भारत की डील होती है तो फिर इससे सबसे बड़ा खतरा सऊदी को होगा। लेकिन अब यह क्लियर कर दिया गया है कि सऊदी अरब के रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा कि भारत यूएई डिफेंस डील से सऊदी देश को कोई खतरा नहीं होने वाला। उल्टा ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में सऊदी भी भारत के साथ इन डिफेंस डील के साथ आगे बढ़े। आपको बता दे दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले कौन चौंकेगा आप समझ पा रहे होंगे। अगर भारत सऊदी के साथ आगे बढ़ता है तो सबसे
सबसे पहले किसके सीने पर सांप लौटेगी? आप उस देश का नाम समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो कमेंट में लिख दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझे आप लोग। पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद सऊदी के साथ सुरक्षा पैक्ट पर हस्ताक्षर किया हुआ है कि अगर हम पर हमला यानी सऊदी पर हमला यानी हम पर हमला। पाकिस्तान ने सऊदी के साथ ये डील ही भारत से बचने के लिए किया था। ऐसे में पाकिस्तान कहीं का नहीं रहने वाला दोस्तों। आपको बता दें, वहीं पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर दी। कहा, मोदी की शख्सियत बड़ी ही दिलचस्प है। इंडोनेशिया को लेकर भी खुलासा किया। दरअसल आपको बता दें, नई दिल्ली में काम कर चुके पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान कहा है कि भारत के कहने पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा टाल दिया था। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत को दिलचस्प बताया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो शख्सियत है वो काफी दिलचस्प है, और खासकर उस वक्त जब वो विदेश दौरा करते हैं तो काफी तैयारियां की जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि इंडोनेशिया का जहां तक ताल्लुक है तो पारंपरिक तौर पर भारत और इंडोनेशिया के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। ये कोई आज की बात भी नहीं है, बल्कि जब से भारत और इंडोनेशिया वजूद में आए हैं तब से दोनों के रिश्ते जबरदस्त रहे हैं। अब्दुल बासित ने आगे कहा कि अभी भी अगर आप देखिए तो पिछले वर्ष इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जनवरी में पाकिस्तान आना चाह रहे थे, और दोनों देशों के बीच सारी बातें तय हो चुकी थी कि वो भारत भी जाएंगे और पाकिस्तान की भी यात्रा करेंगे, लेकिन भारत ने इस पर ऐतराज कर दिया। भारत ने कहा कि आप क्यों भारत के साथ पाकिस्तान को जोड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने उनसे कहा कि भारत तो किसी और लीग में है और पाकिस्तान तो खाते में भी नहीं है, तो आप भारत से पाकिस्तान मत जाइए। ऐसे में ठीक भारत के कहने के जस्ट बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पाकिस्तान ने ना आव देखा ना ताव सीधे कह दिया कि हम पाकिस्तान की यात्रा पर नहीं जाएंगे भारत के बाद। अब्दुल बासित ने कार्यक्रम के दौरान आगे कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी अजीब शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने मोदी से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं हिंदू बन गया हूं। भारत और इंडोनेशिया के रक्षा संबंध को लेकर उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया अपने रक्षा संबंध भारत से बढ़ाना चाहता है, और उसने ब्रह्मोस मिसाइल में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा इंडोनेशिया भारत से एयर टू एयर मिसाइल भी खरीदना चाहता है, तो निश्चित तौर पर मोदी का इंडोनेशिया दौरा काफी कामयाब रहा। दोस्तों, वाकई में गौर करने वाली बात है, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, और पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है। ऐसे में फिर भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारत की बात मानी, पीएम मोदी की बात मानी, जबकि भारत हिंदू बहुल देश है। दोस्तों, इसे कहते हैं असली पावर, असली ताकत और असली कूटनीति, जो बड़े से बड़े देश को भी हिलाकर रख देता है। इसके लिए आपके पास जीडीपी से ही बड़ा होना नहीं होता, आपकी कूटनीति स्ट्रांग होनी चाहिए, जो आज के समय में भारत की सबसे स्ट्रांग कूटनीति है और सबसे बड़ी वर्ल्ड डिप्लोमेसी है और सबसे तगड़ी विदेश नीति है। जी हाँ दोस्तों, इसी के दम पर आज अपना भारत बड़े से बड़े तुर्रम खान को भी दांतों तले चने चबवा दे रहा है। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? और पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने जो बातें कही है मोदी जी की तारीफ में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप भी मानते हैं कि भारत का ऑरा वाकई में आज के समय में सबसे हाई है और बढ़ता ही जा रहा है, तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सामने लाइक का बटन है, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वो इस लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मालूम पड़े कि अपना भारत वाकई में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और पाकिस्तानियों को पता चल सके कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक जने की नहीं बल्कि पूरे भारतीयों का योगदान है। तो लाइक करना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने कहा कि हम मोदी से हाथ मिलाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाते अब हमारा। जी हाँ दोस्तों, भारत से तल्ख रिश्तों का असर अब पाकिस्तान पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की आर्मी को भले ही ना हो, लेकिन नेताओं को इस बात का इल्म यानी कि जानकारी अब दिखने लगा है कि भारत की सरकार से कड़वे रिश्ते उनके विकास के हाजमे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बात हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ विशेष सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने कही है। सनाउल्लाह खान ने टीवी इंटरव्यू के दौरान दोनों देशों के रिश्तों को लेकर एक ऐसा सच स्वीकार किया है जिसकी चर्चा बंद कमरों में तो होती ही थी, अब सामने भी होने लगी है। जी हाँ, इस इंटरव्यू में सनाउल्लाह ने सीधे तौर पर मान लिया कि साल 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक हुए लाहौर दौरे को पाकिस्तान सही ढंग से संभाल भी नहीं पाया और आज देश उसी कूटनीतिक असफलता के परिणाम भुगत रहा है। उस यात्रा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यदि उस
समय घरेलू राजनीति को कूटनीति पर हावी न होने दिया जाता तो दोनों देशों के बीच परमानेंट शांति की एक ठोस शुरुआत हो सकती थी। सनाउल्लाह के इस रुख से साफ है कि पाकिस्तान अब खुद को एक ऐसी स्थिति में पाता है जहां वो भारत से संवाद की गुहार तो लगा रहा है, लेकिन अतीत की गलतियों का ठीकरा किसी और के सिर नहीं फोड़ सकता। तो ये है पाकिस्तान की स्थिति दोस्तों, जहां वो अब भारत के आगे झुकने को भी तैयार है, भारत से बात करने को भी तैयार है, लेकिन अब पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत ही उनसे बात नहीं कर रहा, भारत ही उनका फोन नहीं उठा रहा। ऐसे में भारत तुम्हारा फोन उठाए भी क्यों? तुमने ऐसा कौन सा तीर मार दिया, कौन सा अच्छा काम किया भारत के लिए? क्या यही अच्छा काम किया कि भारतीयों को मार रहे हो, पीठ पीछे वार कर रहे हो, सेनाओं को मजबूर कर रहे हो कि वो तुम पर अटैक करे? आखिर किस चीज के लिए भारत तुमसे बात करे? शायद पाकिस्तान को अब चीजें धीरे धीरे समझ में आती दिखाई दे रही हैं, और उसमें भी सबसे तगड़ा फैसला जो भारत ने दोस्तों सिंधु जल संधि समझौते को लेकर लिया, इसने पाकिस्तान की हालत खराब करके रखी है दोस्तों। ऐसा यूं समझ लीजिए कि इस एक छोटे से फैसले से पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जैसे इंसान गर्मियों में छटपटाता है दोस्तों, सेम इसी तरह इस आग में छटपटा रहा है पाकिस्तान। क्या इस मुद्दे पर आपकी राय? नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां मोदी जी की मेलबर्न रैली पर भड़क उठा ऑस्ट्रेलियाई मीडिया एंथनी अल्बनीज को घेरने लगा, कहने लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के वोट के लिए प्रचार का तरीका था और कुछ भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, बता दें ऑस्ट्रेलिया मीडिया में मेलबर्न में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की संयुक्त रैली की कड़ी आलोचना की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के रूढ़िवादी पत्रकारों का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने भारतीय मूल के लोगों को वोट के मकसद से इस रैली का आयोजन किया गया था। स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया जैसे मीडिया आउटलेट्स ने ऑस्ट्रेलियान पीएम अल्बनीज का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि वे मोदी के पीछे किसी रैश यानी त्वचा की समस्या की तरह पड़े हुए थे और भारतीय मूल के लोगों के वोट पाने का प्रयास कर रहे थे। जी हाँ, स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया पर आलोचक तर्क दे रहे थे कि एंथनी अल्बनीज स्थानीय चुनावों से पहले ऑस्ट्रेलिया में तेजी से बढ़ रही भारतीय मूल की आबादी को लुभाने के लिए इस विशाल रैली का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने द्विपक्षीय समझौतों की असलियत पर भी सवाल उठा दिए हैं। इसके अलावा 7 न्यूज का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मोदी जी के बिना स्क्रिप्ट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने की बात को उजागर किया गया था। दोस्तों, स्काई न्यूज के होस्ट जेम्स मोरो ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ दिखाई देने की आलोचना की है। उनका तर्क है कि अल्बनीज ने विक्टोरिया चुनाव से पहले ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वोटरों को लुभाने के लिए इस कार्यक्रम का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए मेलबर्न में रैली का आयोजन किया गया और इसे हमारे प्रधानमंत्री होस्ट कर रहे थे। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और इसमें टेलर स्विफ्ट के प्रोग्राम से ज्यादा भीड़ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि रैली में हमारे प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। एंथनी अल्बनीज पीएम मोदी की सेल्फी ले रहे थे। इसमें विक्टोरिया के नेता मौजूद थे और विक्टोरिया में पूरे ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरी बातों को गलत तरीके से ना लिया जाए, भारतीय काफी मेहनती हैं और पूरी मेहनत से ऑस्ट्रेलिया के विकास में योगदान दे रहे हैं, लेकिन ये काफी स्ट्रेंज है यानी विचित्र है कि हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में एक विदेशी नेता के साथ राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं और उस मोदी के साथ जिसके ऊपर भारत में हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगते हैं। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों इस स्काई न्यूज के होस्ट जेम्स मोरो के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर और अल्बनीज को लेकर मेलबर्न में उस रैली को लेकर अलग तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर दिया गया दोस्तों इस मीडिया के द्वारा। ऐसे में मोदी अल्बनीज की रैली पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया के इस सवाल का आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा, जो इसको भारतीयों के वोटों के लिए प्रचार बता रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दे फिर एक और चौंकाने वाली जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? जी हां, न्यूजीलैंड में पूछा गया सवाल। ये सवाल दूसरी बार पूछा गया है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे में भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने को लेकर सवाल उठने लगे। इस पर नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ओस्लो दौरे के दौरान पहली बार ये सवाल उठाया था, आपको याद होगा वो समय जब हमने आपको ये अपडेट बताया था। अब उनका फिर एक बार बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ये देखकर अच्छा लगता है कि दूसरे देश भी भारत में प्रेस की आजादी में आ रही कमी पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नॉर्वे की घटना के बाद जब मैंने दुनिया भर की प्रेस के साथ 30 से ज्यादा इंटरव्यू करने का फैसला किया तो ये मेरे मकसद का ही एक हिस्सा था। न्यूजीलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में काम करने वाले पत्रकारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब वहाँ बाहर देश के नेता आते हैं। जी हाँ, छोटे देश भी योगदान दे सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। मुझे खुशी है कि कुछ भारतीयों को ये बात काम की लगी, इसी वजह से ये अहम बन गया। दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्वे की हेली लिंग पत्रकार पहले पत्रकार थी जिन्होंने ओस्लो
में पीएम मोदी से सीधा सवाल पूछा था कि आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते। इसके बाद भारी विवाद हुआ था, लेकिन अब ये विवाद 2 और देशों में फैल चुका है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में पीएम मोदी के दौरे पर आयोजित भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पीएम मोदी मीडिया से बात क्यों नहीं करते, ये सवाल पूछा गया। न्यूजीलैंड की यह घटना ऑस्ट्रेलिया में एक टीवी रिपोर्टर की उस टिप्पणी के एक दिन बाद हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी बिना स्क्रिप्ट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कह दिया कि पीएम मोदी वोटर्स से सीधा बात करना पसंद करते हैं, मीडिया से नहीं। हालांकि इस बार ये सवाल नया नहीं है, लेकिन इस बार जवाब देने की जिम्मेदारी वहाँ मौजूद विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन पर थी। टंडन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मोर्चा संभाला और साफ साफ जवाब दिया कि एक सिविल सर्वेंट के रूप में राजनीतिक तौर तरीकों पर टिप्पणी करना उनका काम नहीं है। जी हाँ, हालांकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात जोड़ी कि भारतीय राजनीति में नेताओं की ताकत सीधे अपनी जनता से जुड़ने में होती है। उनके मुताबिक पीएम मोदी ने किसी बिचौलिए या मध्यस्थ के बिना मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने की इस कला को पूरे तरीके से साधा है और लगातार तीसरी बार चुनाव जीत कर आए नेता के इस तरीके को गलत नहीं कहा जा सकता। तो ये तगड़ा जवाब दिया दोस्तों भारतीय विदेश मंत्रालय ने। अब ऐसे में जिन्होंने ये सवाल पूछा कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, या ऐसे सवाल उठने लगे हैं कि ऐसा क्यों नहीं करते पीएम मोदी, उनको लेकर और भारत के विदेश मंत्रालय ने जो जवाब दिया, जो आंसर दिया, उसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? आप इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी ने शनिवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने करीब 3 दशक पुराना किस्सा सुनाया। पीएम मोदी ने कहा कि 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था, तब मुझे यहाँ आने का मौका मिला था। उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी जो मैं भारत लेकर गया, एक मफलर, दूसरी कैप और तीसरा एक सेट दस्ताना। उसमें भी एक चीज मैं अभी यहाँ इस कार्यक्रम में लेकर आया हूँ। इस मफलर को मैंने कई बार इस्तेमाल किया और आज भी संभाल कर रखा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है और इसीलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद मोदी भारत के लिए रवाना हो गए। तो वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं पीओके से, जहां पर क्या है पीओके की अपडेट, कैसे है वहां पर हालात, तो आपको बता दें। पीओके नेता ने पाकिस्तानी मीडिया पर बोला अटैक हीरा मंडी की नाजायज औलादें कहकर किया संबोधित। लगातार तनाव जा रहा है बढ़ता पीओके में दोस्तों। पीओके के प्रदर्शनकारी नेता सरदार अमान खान ने पाकिस्तानी मीडिया को हीरा मंडी की नाजायज औलाद कह दिया। पाकिस्तान की सेना के हाथ से पीओके का कंट्रोल तेजी से निकलता जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में नागरिकों का प्रदर्शन काफी तेज हो चुका है। प्रदर्शनकारियों के प्रमुख नेता सरदार अमान खान ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को रावलाकोट शहर तुरंत खाली करने का सीधा अल्टीमेटम दिया है। ईदगाह ग्राउंड में लोगों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बोले तो जाक ने पाकिस्तानी सेना को शहर से तत्काल निकलने को कहा है। पीओके के नेताओं में पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा और नेगेटिव रिपोर्टिंग की निंदा की है। पाकिस्तानी मीडिया लगातार प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बता रही है और पाकिस्तान जो कश्मीर की आजादी के लिए आंदोलन चला रहा है उसके लिए खतरा बताया है। यानी अब के हालात देखें तो पाकिस्तान के कब्जे वाले इस कश्मीर में भयंकर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रही इस जाग पार्टी ने 15 जुलाई को पाकिस्तान की असेंबली से आजादी का ऐलान करने की बात कही है। इसने कह दिया है कि पीओके के लोग 15 जुलाई को पाकिस्तान की असेंबली से आजादी का ऐलान करेंगे। स्थानीय नेताओं ने पाकिस्तान की सेना से फौरन शहर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो ये स्थिति है अभी फिलहाल दोस्तों पीओके की, जो हमने आपको अपडेट बता दिया है अब तक की। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि पिता खामनेई की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। तो ट्रंप ने कहा ईरान पर 1000 मिसाइलें तानी है, मुझे मारने का प्रयास किया तो तबाह कर दूंगा। जी हां दोस्तों, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनेई ने अपने पिता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद पहली बार ये संदेश जारी किया। अल जजीरा के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के बेगुनाह खून का बदला जरूर लूंगा, यही हमारे देश की इच्छा भी है। मोजतबा खामनेई ने अंतिम संस्कार में शामिल हुए लाखों लोगों का आभार जताया और अपने पिता को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि लोगों की भारी मौजूदगी ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया है और यह एक ऐतिहासिक पल था। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो ईरान को पूरे तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। ईरान की ओर हजारों मिसाइलें तैयार हैं और आवश्यकता पड़ने पर हजारों और मिसाइलें दाग दी जाएंगी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। कहा हॉर्मुज को पूरे तरीके से खोला जाना चाहिए ईरान के द्वारा, वरना उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या इस मुद्दे पर आपकी राय, तो वहीं बता दें।
वियतनाम में नाव पलटने से 15 भारतीय नागरिकों की मौत, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, कहा हर संभव मदद में जुटा दूतावास। जी हां, वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव पलट गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों को बचाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना को लेकर अब सामने ये आया है कि मृतकों में कई लोग लावा मोबाइल के चैनल पार्टनर और कंपनी की टीम से जुड़े हुए थे। हादसे के बाद लावा मोबाइल ने शोक जताते हुए प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भी भरोसा दिया है। वहीं भारतीय दूतावास, स्थानीय प्रशासन और भारत सरकार राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। इस हादसे का तेलंगाना से भी कनेक्शन सामने आया है। हालांकि मृतकों में कोई भी तेलंगाना का निवासी नहीं है। हादसे के बाद लावा मोबाइल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करके गहरा दुख व्यक्त किया, जो आप सामने देख पा रहे हैं। कंपनी ने बताया कि हादसे में उसके कई चैनल पार्टनर और टीम के सदस्य प्रभावित हुए हैं। कंपनी ने बताया कि उनके कंपनी के कर्मचारी वियतनाम टूर पर गए हुए थे। लावा ने कहा कि वो वियतनाम में भारतीय दूतावास और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। अब इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आप भी दोस्तों कमेंट में उनको संवेदनाएं अवश्य दीजिएगा, ताकि उनकी फैमिली को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए ऐसे गंभीर समय में। वहीं आपको बता दें, 15 जुलाई से बदल जाएंगे भारत यूके व्यापार के नियम। 99% सामान होगा ड्यूटी फ्री। दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA 15 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। इस समझौते के तहत भारत के करीब 99% उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में बिना आयात शुल्क ड्यूटी फ्री के प्रवेश मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे भारतीय निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ टैरिफ खत्म होने से निर्यात में बड़ी छलांग नहीं लगेगी। इसके लिए भारतीय कंपनियों को कई दूसरी चुनौतियों का भी सामना करना होगा। भारतीय कंपनियों को लॉजिस्टिक्स लागत कम करनी होगी, समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करनी होगी और मजबूत सप्लाई चेन तैयार करना होगा। इसके अलावा ब्रिटेन में खरीदारों के साथ लंबे समय के व्यावसायिक संबंध बनाना भी जरूरी होगा। ऐसे में कई सेक्टरों को काफी बड़ा फायदा मिल सकता है, जिनमें टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर, फूड प्रोसेसिंग, ऑटो कंपोनेंट्स और केमिकल्स जैसे क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। इन उत्पादों पर शुल्क खत्म होने से भारतीय सामान ब्रिटिश बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी। दोस्तों, वाकई में बड़ी अच्छी खबर थी भारतीयों के लिए। वहीं आपको बता दें, वेस्ट बैंक में भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना के साथ बदसलूकी, कहा अमेरिकी हथियारों से ही हमको घेरा। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट से जुड़ी एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने अमेरिका से लेकर इजराइल तक के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका के भारतीय मूल के सांसद रॉ खन्ना ने दावा किया है कि वेस्ट बैंक के दौरे के दौरान इजरायली उपद्रवियों ने उन्हें और उनके पूरे काफिले को बंदूकों की नोक पर बंधक बना लिया। हैरान वाली बात यह है कि अमेरिकी सांसद को डराने के लिए जिन खतरनाक मशीन गनों का इस्तेमाल किया गया वो खुद मेड इन अमेरिका थी। यह घटना बुधवार को उस समय हुई जब रॉ खन्ना वेस्ट बैंक के खिरबेट जानुता गांव का दौरा करने पहुंचे थे। ये एक ऐसा इलाका है जहां इजरायली उपद्रवियों के हमलों के कारण स्थानीय फलस्तीनी नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इसमें चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि इजरायली सेना भी अमेरिकी सांसद का साथ देने के बजाय उन उपद्रवियों के पक्ष में वहीं खड़ी दिखाई दी। गनीमत ये रही कि इस दौरान उन्होंने यरूशलेम में मौजूद अमेरिकी दूतावास से मदद मांगी, जिसके बाद इजरायली सुरक्षा बलों ने बीच बचाव किया और उनको वहां से इस मुश्किल घड़ी से निकाला, वरना आज कुछ गलत खबर भी आपको सुनने को मिल सकता था रॉ खन्ना को लेकर। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने के ऐलान से मच गई खलबली। विरोधियों ने कहा वापस आओ, तुमको फांसी पर लटकाएंगे, फांसी का फंदा तैयार है तुम्हारे लिए, तुम एक बार वापस तो आओ शेख हसीना। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में स्वदेश लौटने की इच्छा जताई है। उनके इस ऐलान के बाद ही बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल आ गया। शुक्रवार को रॉयटर्स के एक इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा था कि चाहे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए या मार दिया जाए, लेकिन वो अपने देश जरूर लौटेंगी। ऐसे में शेख हसीना के विरोधियों को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा बयान देंगी। हसीना के सबसे मुखर विरोधियों में शामिल नेशनल सिटीजन पार्टी NCP ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर शेख हसीना लौटती है तो उनकी वापसी सिर्फ मौत की सजा पर अमल के लिए होनी चाहिए, उनके लिए फांसी का फंदा तैयार होना चाहिए। ये बयान दिया है दोस्तों उनके कट्टर विरोधी NCP पार्टी के नेता ने। इस मुद्दे पर आपकी क्या है निजी राय दोस्तों, वहीं आपको बता दें,
उमर अब्दुल्ला ने लगाया बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप दोस्तों, कहा 20 से 30 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर। जी हां, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिया। उनका दावा है कि बीजेपी ने उनकी सरकार गिराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपए देने का लालच दिया था। साथ ही दल बदलने के एवज में उन्हें मंत्री पद और राज्य का दर्जा बहाल कराने का भरोसा दिया गया था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी बीजेपी उनके एक भी विधायक को तोड़ नहीं पाई, इसलिए केंद्र सरकार को उनकी शराफत या शांति को कमजोरी समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मामला सामने आने के बाद सूबे की सियासत में एक बार फिर भारी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है दोस्तों। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे वहीं आपको बता दें। ये थी अभी की सारी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां, खबर अपडेट कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक चाहे एक्स पर, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।